तो अब मैं आपको शिमला समझौता के बारे में बताने वाली हूँ। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध एक्सप्लेन कर दिया है, किस तरह बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किस तरह पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाता है और बांग्लादेश का रूप ले लेता है, और उसके बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है और भारत का सहयोग सोवियत संघ करता है और पाकिस्तान का सहयोग अमेरिका करता है। उसके बाद कुछ सामान्य संबंध बनाने के लिए जो भारत की प्रधानमंत्री होती हैं इंदिरा गांधी और जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री होते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे जिनका नाम है, उनके बीच में एक समझौता होता है शिमला में, ठीक है, 1972 में। ओके, 1972 में होता है, इसे याद रखिए, ठीक है। ये डेट आ सकता है कि शिमला समझौता कब हुआ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। और इस शिमला समझौते में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। मुख्य बातें क्या रही हैं, तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि दोनों देश सहमत हुए कि वे संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करते हैं तथा भविष्य में दोनों देशों के संबंधों का संचालन इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर होगा। तो दोनों देश जो होते हैं संयुक्त राष्ट्र जो सिद्धांत रहते हैं उसके ऊपर आस्था व्यक्त करते हैं, उनके लिए राज़ी हो जाते हैं, और भविष्य में दोनों देशों के संबंधों का जो संचालन रहता है वो इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होता है। दूसरा पॉइंट है दोनों देश भविष्य में राष्ट्रीय एकता, क्षेत्र अखंडता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। तो दोनों देश जो होते हैं वो भविष्य में ये फैसला लेते हैं कि वो राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, ठीक है। और दोनों पक्ष अपने विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। जो भी विवाद होते हैं तो उनका वो शांतिपूर्ण से समाधान करेंगे तथा द्विपक्षीय आधार पर करेंगे, जिसमें किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं होगी, वो एक दूसरे में ही उस विवाद का समाधान कर लेंगे। तो दोनों देश संबंधों में सुधार लाने की दृष्टि से काफ़ी निम्न कदम उठाते हैं। वो क्या कदम होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कदम होता है कि उनके बीच डाक तार सेवा जल, थल, वायु मार्गों द्वारा पुनः संचार की व्यवस्था शुरू हो जाती है और एक दूसरे देश के नागरिकों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए नागरिकों में आवागमन की सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो इस तरह दोनों देशों के बीच क्या होता है कि आवागमन की जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं ताकि नागरिकों के बीच संबंध अच्छे हो सकें, और डाक तार सेवा जल, थल और वायु मार्गों द्वारा संचार व्यवस्था की भी शुरुआत हो जाती है। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। तो आर्थिक व्यापारिक मामलों में सहयोग का सिलसिला जल्द शुरू किया जाएगा। तो आर्थिक व्यापारिक जो मामले जितने भी होते थे व्यवसाय से जो संबंधित होते थे उसके लिए भी दोनों में सहयोग के बारे में के सिलसिले में जल्द शुरुआत करने की बात कही जाती है, और विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी सहयोग का बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों एक दूसरे के प्रति घृणित प्रचार नहीं करेंगे। ये भी कहा जाता है कि दोनों देश एक दूसरे के प्रति कोई भी घृणित प्रचार नहीं करेंगे। स्थायी शांति कायम करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो इस शांति समझौते में ये जो शिमला समझौता है उसमें कुछ शांति कायम करने के लिए भी, स्थायी शांति कायम करने के लिए भी कुछ प्रक्रिया को अपनाया जाता है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों देशों की सेनाएं स्थायी सीमाओं पर लौट जाएंगी। तो जैसे पहले थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो थी पहले युद्ध के पहले, वैसे ही लौट जाएंगी दोनों देशों की सेनाएं, ठीक है। और 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में माना जाएगा। तो 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा जो मानी गई थी, नियंत्रण रेखा जो मानी गई थी, उसके रूप में ही माना जाएगा। और वास्तव में 1948 में दोनों देशों के बीच जो नियंत्रण रेखा फिक्स हुई थी भारत और पाकिस्तान में, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहते हैं, ठीक है, उसका नाम दे दिया, ठीक है। तो वो जो नियंत्रण रेखा 1971 में थी उसे ही आगे चलकर 1948 में 1948 से ही उसे नियंत्रण रेखा दिया गया था, और 1971 में उसे युद्ध विराम रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। और अब भारत और पाकिस्तान के बीच इसे नियंत्रण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो निष्कर्ष हम बता रहे हैं
निष्कर्ष क्या होता है, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप भारत ने पाकिस्तान के जिस 5193 वर्ग मील क्षेत्र पर इस युद्ध के उपरांत कब्जा किया था उसे शिमला समझौता के द्वारा वापस कर दिया जाता है। तो इस तरह जो पाकिस्तान होता है वो भारत के कब्जे की ज़मीन जो 5193 वर्ग मील जो ज़मीन रहती है उस क्षेत्र को वो वापस दे देता है शिमला समझौता के बाद। और इसके बाद भी क्या होता है कि कश्मीर समस्या जो होती है का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया। लेकिन क्या होता है कि कोई स्थायी समस्या जो कश्मीर की समस्या थी उसका समाधान नहीं हो पाता है फिर भी। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जो था वो समय समय पर समझौते का उल्लंघन ही करता रहा क्योंकि वो हमेशा से हमले ही कर रहा था, ठीक है। और कश्मीर समस्या के द्विपक्षीय समाधान के स्थान पर इन मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता भी रहा, जबकि ऐसा किया जाना शिमला समझौता का उल्लंघन था। तो इस तरह वो हमेशा से कश्मीर समस्या को एक मुद्दा बनाकर हमेशा से भारत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस सवाल को उठाता रहा और ऐसा करना शिमला समझौता का उल्लंघन था, ठीक है। तो ये हमारा शिमला समझौता यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। और इस युद्ध के क्या परिणाम हुए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। वो आप लिख लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ कि तो सबसे पहले जो इसका परिणाम हुआ था कि भारत का सोवियत संघ की ओर जो झुकाव रहता है वो बढ़ जाता है और आलोचक जितने भी आलोचक रहते हैं भारत के वो इसे गुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गुटनिरपेक्षता क्या थी कि भारत जो था वो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाता था, ना वो सोवियत संघ में शामिल होना चाहता था और ना ही वो अमेरिका में शामिल होना चाहता था। वो तटस्थ रहना चाहता था, मतलब ना इधर ना उधर। लेकिन जहां अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात आएगी हमेशा भारत तत्पर रहेगा, आगे रहेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि उसका झुकाव, भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर ज़्यादा रहता है क्योंकि इस युद्ध में सोवियत संघ ने ही भारत का साथ दिया था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनका झुकाव बढ़ जाता है सोवियत संघ में। और जितने भी आलोचक रहते हैं भारत के वो कहते हैं कि ये तो गुटनिरपेक्षता जो आप लोगों ने नीति अपनाई है भारत ने वो तो इसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो परिणाम होता है कि भारत का सैनिक बल भी बढ़ता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सैनिक बल होता है वो भी बढ़ता है। और 1974 में क्या होता है कि भारत जो होता है वो पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करके अपने को परमाणु राज्यों की बिरादरी में भी शामिल कर लेता है। तो 1974 में क्या होता है कि पोखरण जो परमाणु परीक्षण होता है उसमें वो करता है भारत, और भारत भी परमाणु जो देश है उनकी बिरादरी में शामिल हो जाता है। और भारत ने यह निश्चय भी किया कि पाकिस्तान के साथ सभी समस्याओं का द्विपक्षीय वार्ता से समाधान किया जाएगा और भारत अमेरिकी संबंध टूटने की कगार तक भी पहुंच जाते हैं क्योंकि जो अमेरिका था वो पाकिस्तान का ही सहयोग कर रहा था युद्ध के दौरान और उन्हें ही आर्थिक और सैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा था, उनकी सहायता कर रहा था, ठीक है। जिसकी वजह से पाकिस्तान इतनी हिमाकत कर रहा था कि वो भारत पे हमले कर सके, उसके विरुद्ध हो सके, ठीक है। तो ये था हमारा शिमला समझौता 1972 का। और इससे पहले मैंने 1971 का युद्ध बताया आप लोगों को, तो वो भी जान लें क्योंकि शिमला समझौता 1971 के युद्ध से ही संधि की शुरुआत होती है, शिमला समझौता जो होता है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे हार्डवर्क के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, थैंक यू।